मोहित जी सुनाई पड़ रहा है? यस सर, यस सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मोहित जी, आपका जो गृह जनपद है गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है? यस, यस सर। तो आप ये बताइए, आप कौन सा नाम आपको ज्यादा बेहतर लगता है, नोएडा कि गौतम बुद्ध नगर, और क्यों? सर दोनों ही नाम वैसे बेहतर हैं, लेकिन अगर एक को सिलेक्ट करना हो तो सर मैं गौतम बुद्ध नगर को प्रेफर करूंगा। क्या कारण है इसका? सर क्योंकि गौतम बुद्ध नगर जो नाम है, ये जो गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म के, जो सर जिन्होंने बौद्ध धर्म को के ओरिजिनेटर थे, उनके नाम पर बनाया गया है ये नाम, ये जो जिला है। और सर गौतम बुद्ध का जो कंट्रीब्यूशन है एंशिएंट हिस्ट्री में, हमारे जो उन्होंने एक इतना बड़ा धर्म, इतने इम्पोर्टेंट धर्म को उन्होंने एक तरीके से जन्म दिया है, तो तो उनका कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट करने के लिए इससे बेहतर तरीका मुझे नहीं लगता कोई और हो सकता है। अच्छा, आपका स्नातक आपने मैकेनिकल से किया है? यस सर। मोहित जी, आपका स्नातक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, ठीक है? कहाँ से किया आपने ये? यस सर। सर दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, दिल्ली। अच्छा अच्छा, टॉर्क क्या होता है, इस बारे में बताएं थोड़ा। सर टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो R क्रॉस F है, वेयर R स्टैंड फॉर द रेडियस एंड F स्टैंड फॉर द फोर्स। जी, ठीक। अच्छा, ये फोर स्ट्रोक जो होते हैं, वर्क कैसे करता है और इसकी खासियत क्या होती है फोर स्ट्रोक की? सर फोर स्ट्रोक इंजन जो है, सर जैसे नॉर्मली टू स्ट्रोक इंजन जो हुआ करता था पहले, सर वो 2 पाए जो एक साइकिल है 2 पाए एंगल पे कंप्लीट किया करता था। लेकिन सर जो फोर स्ट्रोक इंजन होता है सर, वो 4 पाए, मतलब कि बेसिकली उसमें जो सर 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है उसकी साइकिल को। सर पहले कंप्रेशन, फिर एक्सपेंशन, फिर कंप्रेशन, फिर एक्सपेंशन। तो ये चार इसमें हमारे प्रोसेस होते हैं। और 4 पाए जो है, 4 पाए जो साइकिल है, मतलब 4 स्ट्रोक इंजन जो है वो 4 पाए एंगल में कंप्लीट होता है। और सर 4 पाए जो वो 4 स्ट्रोक इंजन जो है उसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू 2 पाए। अच्छा, आयरन कार्बन डायग्राम के बारे में जानते हैं आप? मैकेनिकल का ही एक है सर, आयरन कार्बन डायग्राम। सॉरी सर, अभी मैंने इसके बारे में देखा नहीं है, लेकिन मैं जरूर इसको देखूंगा। कन्वेक्शन और कंडक्शन में अंतर? सर आवाज नहीं आ रही क्या? कन्वेक्शन और कंडक्शन में अंतर कुछ अगर आपको पता हो तो। सर कंडक्शन और कन्वेक्शन में, सर जो कन्वेक्शन है सर उसमें पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उसमें, और कंडक्शन में क्या है कि सर बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट होता है। दो मतलब जब दो जो भी बॉडी है जब वो आपस में टच करेंगी तब कंडक्शन होगा। और कन्वेक्शन सर जो है उसमें जो मॉलिक्यूल्स है बेसिकली वो मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरी जगह और वो एनर्जी को कैरी करते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, आपने इससे बीटेक किया, फिर आपने पॉलिटिकल साइंस ले लिया, तो आपका जो ये मैकेनिकल है इसका तो ज्ञान का यूज आप प्रशासन में तो कुछ रह नहीं, क्योंकि आपने तो पोल साइंस ऑप्शनल लिया, तो इसका आप मैकेनिकल का यूज प्रशासन में किस तरीके से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये बताएं थोड़ा। सर मतलब मेरा कहने का मतलब है नेक्स्ट सेल में कि एज ए मैकेनिकल इंजीनियर आप समाज को क्या दे सकते हैं प्रशासन के थ्रू?
ओके सर, मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी हमारी जो गवर्नेंस है वो ई गवर्नेंस में बदलती जा रही है, तो टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है आजकल गवर्नेंस में। तो एज ए इंजीनियर मैंने जो भी अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सीखा है मैं उसको यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश कर सकता हूँ। और सर जैसे अभी एक एग्जांपल हम देख सकते हैं इसमें, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो सर एग्रीकल्चर सेक्टर में मशीन्स की बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इंडिया में वो अभी स्ट्रेस से गुजर रहा है, उसमें इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं है क्योंकि हमारे पास इतनी जो हमारे जो किसान है उनके पास अच्छी अच्छी मशीनें नहीं है या उनको उसकी नॉलेज नहीं है। तो अगर मेरे को मौका मिलता है तो मतलब मैं जो मैंने मशीन की जो मेरी नॉलेज है जैसे उसको मैं किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अच्छा ये बताइए, भारत सरकार ने भी नई स्क्रैप पॉलिसी लॉन्च की है, तो कुछ आलोचक ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सिर्फ कार कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाई गई पॉलिसी है, इसका पर्यावरण से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आप कुछ साल बाद फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर उन गाड़ियों को चला सकते हैं। इस बारे में आपके क्या विचार है? सर जो नई स्क्रैप पॉलिसी आई है मेरे हिसाब से सर वो काफी अच्छी स्क्रैप पॉलिसी है। इसमें 15 साल में जो कॉमर्शियल गाड़ियां हैं उनको 15 साल के लिए रजिस्ट्रेशन पीरियड दिया जाएगा, और जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन पीरियड है वो 20 साल है। उसके बाद इनको दोबारा से आपको फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और सर ये जो स्क्रैप पॉलिसी है तो सर जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं सर वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं और बहुत ज्यादा यूज में रहते हैं, तो इसलिए इनके लिए टाइम पीरियड कम रखा गया है। तो अगर हम इससे क्या है कि हमारा जो पॉल्यूशन लेवल है ये डेफिनेटली कम होगा, और इससे जो हमने पेरिस एग्रीमेंट के तहत हमने जो कमिटमेंट कर रखी हैं वो भी हम उसको जल्दी से पूरा कर पाएंगे। अच्छा मुझे लास्ट क्वेश्चन मेरा कि इलेक्ट्रिक कारें जैसे लॉन्च हो रही हैं, टेस्ला ने लॉन्च भी करी है, भारत में भी कई लोग इस पे काम कर रहे हैं, टाटा मोटर्स ने कहा है कि वो इसमें लॉन्च करेंगे बहुत जल्दी, कुछ कारें लॉन्च भी हो चुकी है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो आप इस पे ये बताइए, भारत जैसे देश जहाँ पे प्रत्येक घर में शायद अभी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लाइट नहीं पहुंची है, कहीं लाइट पहुंची भी है तो 100% सप्लाई नहीं है, वहाँ इस तरीके की चीजें किस प्रकार उपयोगी हैं बताइए। सर मैं मानता हूँ कि बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे, हमारे पास अभी वो उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन सर कहीं ना कहीं से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। और सर इलेक्ट्रिक कार्स जो है वही फ्यूचर है आगे चलकर, क्योंकि सर ये एक तो पॉल्यूशन बहुत कम करती है या फिर पॉल्यूशन लेस कार्स हैं ये, और इससे क्या है कि हमारा जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है ऑयल का वो भी कम हो जाएगा जो हम क्रूड ऑयल बाहर से लेते हैं। तो सर अभी ये चीजें शहरों में ज्यादा चलेंगी इलेक्ट्रिक कार जो हैं, और सर धीरे धीरे करके जैसे ये यूज में आएंगी और वैसे वैसे सरकार इसको और प्रमोट करेगी, तो मेरा मानना है कि शायद थोड़ा टाइम लगे लेकिन ये चीज जो है बहुत सक्सेसफुल रहेगी हमारे देश में। विकास जी ठीक है। मोहित जी आपको आवाज आ रही मेरी? गुड इवनिंग सर। ठीक है। मोहित जी आपको ऑप्शनल PSIR है तो कुछ करंट और PSIR मिक्स क्वेश्चन मैं पूछूंगा। वैसे अभी UNHRC में इंडिया ने वोटिंग की रिगार्डिंग श्रीलंका का जो इशू था, तो श्रीलंका को UNHRC में मतलब क्यों UNHRC में घसीटा गया, क्या वजह थी और इंडिया का क्या स्टैंड रहा इस पे जो भी रिसेंट अभी जस्ट हाल की घटना है? सॉरी सर मैंने अभी ये विषय मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, मैंने पढ़ा है लेकिन मैं तो डेफिनेटली रिकॉल करूंगा। कोई बात नहीं, ठीक है। रिसेंट जो भी म्यांमार अभी चर्चा में था, वापस से म्यांमार सफल क्या है, क्या इशू है म्यांमार का, क्या चल रहा है वहाँ पे? सर म्यांमार में अभी रिसेंटली मिलिट्री coup हुआ है जहाँ पे डेमोक्रेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसको हटाकर सर मिलिट्री ने पावर हथिया ली है। तो सर इसके पीछे सर कई रीजंस हैं। सर वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऑलरेडी सर 25% सीट जो थी पार्लियामेंट में वो मिलिट्री के लिए रिजर्व थी, लेकिन सर हाल फिलहाल में जो उनकी जो वहाँ पर गवर्नमेंट थी आंग सान सू की जी जो उनकी गवर्नमेंट थी, उन्होंने ऐसे बयान दिए थे ऑलरेडी कि मिलिट्री का जो इन्फ्लुएंस है वो उन्हें कम किया जाएगा। और अभी जो इलेक्शन हुए थे कुछ दिन पहले वहाँ पर, तो जिस पार्टी को मिलिट्री बैक कर रही थी वो पार्टी इतना अच्छा नहीं कर पाई वहाँ पर, तो इसलिए फिर मिलिट्री को वहाँ पर ये लगा कि अब अगर हमें अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पर बरकरार रखना है म्यांमार में तो हमें मिलिट्री coup करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने मिलिट्री coup किया और जो उनके लीडर हैं टॉप लीडर उनको जेल में अरेस्ट कर लिया गया है।
अच्छा, ये म्यांमार की मिलिट्री के लिए एक पर्टिकुलर टर्म यूज किया जा रहा है, आपको पता है क्या कहते हैं उसको? सर मैं थोड़ा एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मैं गैस कर सकता हूँ थोड़ा सा, मतलब एग्जैक्टली मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा उस वर्ड को। अच्छा, कोई नहीं, फिर टाटा डो, ठीक, चलिए समथिंग कोई लाइक नहीं, दिस। उसको देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, ओके सर। अभी आपको पता होगा कि ब्रिटेन ने अभी यूरोपियन यूनियन लेफ्ट कर दिया, ब्रेग्जिट हो गया। ब्रेग्जिट के यस बाद सर। ब्रिटेन का अक्सर ये, जैसे अभी आपने देखा होगा कि ब्रिटेन के एक फर्म ने वहां पे रिसर्च रिपोर्ट निकाली थी कि इंडिया को डिफिकल्ट 4 नेशन में रखा गया है उसमें। ब्रिटेन का ये ऐसा क्यों? ब्रिटेन को हमेशा से ऐसा ये लगता है कि जैसे आप सपोज कीजिए इंडिया चाइना फ्रंट पे, अभी रिसेंटली इंडिया चाइना फ्रंट पे काफी दिक्कतें हुई, परेशानियां हुई, सब लोग ने देखा वहां पे। बावजूद उसके जब संघाई कॉपरेशन यूनियन की बात आती है तो फिर इंडिया चाइना के साथ हो जाता है। लेकिन ब्रिटेन चूंकि पुराना क्या कहते हैं, भारत का वो, भारत उसको उपनिवेश रहा है और पुराना संबंध भी रहा है, बावजूद उसके रिसेंट कुछ स्कफल नहीं हुआ, कुछ लड़ाई नहीं हुई है। लेकिन वो ब्रिटेन जैसे देशों के साथ वो उतना ज्यादा नहीं जुड़ना चाह रहा है। लेकिन वो मतलब अभी डिफिकल्ट 4 कंट्रीज में भारत को शामिल किया था, ये कारण देते हुए कि वो भारत जो पश्चिमी देश है उनसे दुराव हो रहा है, और जो अपने ही एशिया के जो देश हैं जिनसे उनकी लड़ाई लगातार चल रही है उनके साथ वो विभिन्न संगठनों से जुड़ रहा है। तो आपका क्या विचार है कि क्या ब्रिटेन के प्रति भारत का रवैया कुछ अलग है, या क्या है, क्या चीजें हैं, या क्या सफल का इश्यूज क्या है? सर इंडिया और ब्रिटेन के रिश्ते सर काफी मतलब खराब भी नहीं रहे हैं, और लेकिन सर एक जो बहुत बड़ा इश्यू रहा है इंडिया और ब्रिटेन के रिश्तों में सर, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का रहा है। सर इंडिया काफी टाइम से कोशिश कर रहा है कि ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाए, तो सर उस पर भी अभी कोई डील मतलब क्रैक नहीं हो पा रही है। ओके, ओके। हेलो। हाँ हाँ, और आवाज आ रही सर है, आ रही है। ये जो ब्रिटेन के साथ हमारे रिश्ते हैं सर, उसमें पीपल टू पीपल कनेक्ट भी इतना हमारा नहीं है। और सर ओके, ब्रिटेन से काफी ज्यादा सर इन्वेस्टमेंट इंडिया में आती है, ये बात सच है। और इंडियन कंपनीज ने भी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां पर की है ब्रिटेन में। जो इंडिया क्योंकि इंडिया वहाँ पे आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करती है। लेकिन सर अभी जब से ब्रेग्जिट हुआ है तब से प्रॉब्लम ये है कि अभी जो इंडियन कंपनीज के यहाँ पे इंटरेस्ट है वो हार्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन ये हम इसको इस चीज में पॉजिटिवली ले सकते हैं कि शायद अब इंडिया और ब्रिटेन एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लें और इससे स्थिति और बेहतर हो सके, क्योंकि अभी तक यूरोपियन यूनियन का हिस्सा था ब्रिटेन, तो हम वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कोई इशू आ रहा था, लेकिन शायद अब वो चांस बन रहे हैं। ओके, ठीक है। नई यूएस में नई सरकार आई, नई रिजीम आई है। मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में देखिए पॉलिसीज में बहुत डिफरेंस था। जब ट्रम्प थे उन्होंने P5+1 से जो न्यूक्लियर, ईरान न्यूक्लियर डील थी उसे वापस, उसे अमेरिका को बाहर कर लिया था। बट बाइडेन आए, उन्होंने कहा कि विल रीजॉइन इट। तो क्या लगता है कि जो नई अमेरिकन रिजीम है, ये इसका मिडिल ईस्ट पे या जो हमारा जो वेस्ट एशिया है इस पे क्या इनका असर रहेगा, और किस तरीके से अलग इनकी रवैया रहना चाहिए मिडिल ईस्ट में, और इसका असर क्या पड़ेगा वर्ल्ड पॉलिटिक्स? तो जो बाइडेन जी की जो अभी सरकार आई है सर, ये काफी हद तक मैच्योरिटी से काम करेगी, मुझे ये लगता है। क्योंकि सर जो इससे पहले जो सरकार थी डोनाल्ड ट्रंप जी की सर, उन्होंने काफी ज्यादा मतलब ईरान के अगेंस्ट एक्शन लिए, उन पर सैंक्शंस लगाए, और जो ईरान न्यूक्लियर डील थी उससे वो बाहर आ गए। और उस वजह से इम्पैक्ट ये हुआ कि सर ईरान जो है एक तरीके से आइसोलेट हो गया वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, क्योंकि ईरान की जो इकोनॉमी थी मतलब सर जो यूएस और ईरान का ही मेन राइवलरी है मिडल ईस्ट में देखा जाए तो सर इस हिसाब से ईरान की जो इकोनॉमी थी वो उसकी हालत और खराब हो गई। लेकिन जो बाइडेन जब से आए हैं तो सर उन्होंने बोल दिया है कि वो डील को वापस ज्वाइन करेंगे। इससे सर क्या है कि जो ऑयल प्राइसेस हैं सर उस पर इफेक्ट पड़ सकता है एक तो, क्योंकि ईरान बहुत बड़ा एक सप्लायर है ऑयल का, तो बाकी देश जो हैं वो भी अब ईरान से ऑयल खरीद सकेंगे, मतलब ऐसा मान के चल रहे हैं। क्योंकि जो बाइडेन का जो थोड़ा सा मतलब वो इतने ज्यादा हार्ड कोर नहीं है उस ईरान के खिलाफ। और सर मिडिल ईस्ट में अभी अभी बाकी जो देश हैं, जैसे सर अभी यूएई और इजराइल में भी इब्राहिम अकॉर्ड हुआ, तो इससे स्थिति और बेहतर ही हो रही है। लेकिन उसका क्रेडिट तो सर डोनाल्ड ट्रंप जी को जाता है कि उन्होंने करवाया था। लेकिन बिल्कुल। जो बाइडेन से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो मिडिल ईस्ट में स्थिति को और सुधारेंगे और जो टेंशन है वो कम होंगी। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन, डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट के बारे में आपने सुना है?
नहीं सर, इसके बारे में अभी आइडिया नहीं है मेरे को। चलिए कोई नहीं। लक्ष्मी सर। मोहित जी गुड इवनिंग सर। हेलो। जैसे कि आपने बताया कि आप इंजीनियरिंग ने किया मैकेनिकल से, इसके बाद आपने PSIR चुना यस मुख्य विषय के रूप में, ये मानविकी विषय की ओर जाने का क्या रुझान रहा? सर, जब मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया 12th क्लास के बाद, तो सर वो मेरे लिए एक नेचुरल चॉइस थी, क्योंकि जब सर नॉर्मली होता क्या है हमारे समाज में कि आप जब इतना अच्छा स्कोर करते हैं बोर्ड एग्जाम में 12वीं कक्षा में, तो उस समय आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ह्यूमैनिटीज लें या फिर आप इंजीनियरिंग में जाएं। तो सर उस समय मैंने बीटेक को चूज किया। लेकिन सर मेरे को शुरू से एक आदत थी कि मैं न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता था हमेशा से। मेरे को ये वर्ल्ड अफेयर्स और करंट अफेयर्स और देश में क्या हो रहा है इसमें मेरे को इंटरेस्ट रहा करता था। तो सर, और मेरे हमेशा से मेरे अंदर ये क्वालिटीज थी कि मैं, मतलब मेरा पैशन था कि मैं लोगों की सेवा करूं, हमेशा से लोगों की हेल्प करूं। तो फिर मेरे को इंजीनियरिंग में मेरे को ये समझ में आया कि मेरा जो पैशन है उसको अगर मुझे अचीव करना है और मेरे को अगर लोगों की सेवा करनी है, तो मेरे पास जो यूपी सिविल सर्विसेज है बेसिकली, वो मेरे लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा। तो मैंने इसलिए इसे चूज किया। अच्छा मोहित जी, जैसे आपने कहा कि आपको सेवा करना उद्देश्य है, सहायता करना उद्देश्य था, तो सहायता ये तो NGO बनाकर भी की जा सकती है। सर NGO बना के की जा सकती हैं, लेकिन सर मुझे लगता है कि जो मेरे अंदर पोटेंशियल है, तो मैं उसको सिविल सर्विस के माध्यम से ज्यादा बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकता हूँ। अप्लाई कर सकता हूँ। चलिए, जैसे आप शुरू के अपने 3 पोस्ट प्रेफरेंस बताइए। सर पहला मेरा सर SDM है, दूसरा मेरा ARTO है और तीसरा मेरा डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर है। अच्छा, पहला आपने SDM में क्यों रखा? सर SDM रखने के पीछे कारण यह है कि सर SDM सबसे पहली बात तो इस पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट वही है। और सर दूसरा कि इसमें आपके पास सबसे ज्यादा पावर रहेगी समाज को चेंज करने के लिए, क्योंकि आप डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन में हैं और आप डायरेक्टली चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे गवर्नमेंट के बिहाफ पे। अच्छा अच्छा, चलिए। अच्छा मोहित जी, ये सामान्य रूप से हम बोलते हैं कि SDM, जैसे हमने बोला, आपने बोला, SDM और डिप्टी कलेक्टर में क्या अंतर? सर SDM और डिप्टी कलेक्टर में अंतर यह है कि SDM जो होते हैं सर उनके पास एक तरीके से मजिस्ट्रेट पावर होती है, लेकिन सर डिप्टी कलेक्टर जो होते हैं सर उनके पास जो है सिर्फ रेवेन्यू की पावर होती है। तो जब अगर डिप्टी कलेक्टर के पास अगर मजिस्ट्रेट पावर भी आ जाएंगी तो सर वो SDM कहलाने लगेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए मोहित जी, जैसे आपका सब्जेक्ट PSIR है, तो आपने ग्रीन को मिल को पढ़ा होगा। ग्रीन की स्वतंत्रता और मिल की स्वतंत्रता में, सुन पा रहे हैं सर? किसकी? मिल की और ग्रीन की स्वतंत्रता में क्या समानता है? सर दूसरा वर्ड मुझे समझ आ रहा है। तो आप JS मिल की बात कर रहे हैं, दूसरा वर्ड ग्रीन की। सर इसके बारे में सर नहीं पता मुझे। चलिए, अच्छा बताइए। प्लेटो के आदर्श राज्य और गांधी के राम राज्य के बारे में कुछ बता सकते हैं? सर प्लेटो का जो आइडियल स्टेट था सर, उसमें उन्होंने बोला था कि जो भी लोग हैं तो वो अपना अपना काम ढंग से करें। सर उन्होंने 3 क्लासेस में बांटा लोगों को, क्लास ऑफ गोल्ड, क्लास ऑफ सिल्वर एंड क्लास ऑफ कॉपर। तो तीनों जो क्लासेस हैं, अगर ये तीनों क्लासेस अपना काम ढंग से करें, मतलब बेसिकली जिसको जो फंक्शन असाइन किया गया है, अगर तीनों क्लासेस अपना काम ढंग से करेंगी तो ऑटोमेटिकली जो आइडियल स्टेट है उसका निर्माण हो जाएगा। और सर महात्मा गांधी जी जो थे सर, उनका भी कहीं ना कहीं उनका भी मानना यही था कि एक तो सर वो वर्ना सिस्टम में बिलीव करते थे। उनका भी मानना था कि अगर हर कोई अपना काम ढंग से करेगा तो हम उस राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं, जिसमें हमें पुलिस की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें सब लोग अपना अपना अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखेंगे। अच्छा मोहित जी, वर्तमान में प्रासंगिक कौन सा है, प्लेटो का आदर्श राज्य की गांधी जी का राम? सर दोनों ही मतलब आप एब्सोल्युटली किसी को तो नहीं कह सकते कि
कि ये है प्रासंगिक और ये आपके नहीं विचार है। में, आपके विचार में अपने, अगर आपको कहा जाए सर मेरे हिसाब से तो महात्मा गांधी जी का मैं ज्यादा मानूंगा। दामदार, ठीक है। जैसे अभी हाल ही में चर्चा रहा अब्राहम समझौता, यस सर। क्या प्रभाव पड़ता है इसका विश्व पटल पर? सर इब्राहिम अकॉर्ड बेसिकली यूएई और इजराइल के बीच में संबंध दोबारा से एस्टेब्लिश किए गए हैं। तो सर मिडल ईस्ट में यूएई एक बहुत बड़ी पावर है। यूएई और सऊदी अरेबिया बेसिकली ये बहुत बड़ी पावर्स हैं, और मतलब 3 पिलर्स हैं मिडल ईस्ट में। एक है इजराइल, एक है ईरान और एक है सऊदी अरेबिया। तो सर अभी इजराइल और यूएई ने आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश किए हैं। तो सर ये जो रिलेशंस एस्टेब्लिश हुए हैं, इससे जो एक वहां पर टेंशन चला करती थी मिडिल ईस्ट में, सर वो कम होगी। मेरा मानना यह है कि इससे और भी जो बाकी के देश हैं वो इजराइल अभी, क्योंकि सर बहुत कम देशों ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया है, उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश कर रखे हैं। लेकिन इस अब्राहम अकॉर्ड के बाद अब मेरा मानना यह है कि अब बाकी देश भी इजराइल के साथ और ज्यादा संबंध बनाएंगे। और अब जो है यस सर। अच्छा, अभी चर्चित रहा क्वाड, यस सर। इसका भारत तक क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या सर? क्वाड का भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या इसका प्रभाव है? सर क्वाड जो है सर 4 देश जो हैं वो साथ में आए हैं। यूएसए, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश मिलकर साथ में आए हैं। और सर इसका जो मेन मकसद है वो चाइना को कंटेन करना है। चाइना सर बहुत ज्यादा राइज कर रहा है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हुआ है पिछले कुछ सालों में। सर चाइना ने साउथ चाइना सी को क्लेम किया है, और चाइना जो है इंडियन ओशन में भी अपने फुटस्टेप्स को बढ़ा रहे हैं। तो इससे इंडिया को सर उन्होंने इसके लिए, इससे इंडिया को भी खतरा है। तो इंडिया को अगर और सर चाइना जो है वो यूएस को भी चैलेंज कर रहा है, यूएस की हेजेमनी को चैलेंज कर रहा है। तो अगर उनकी हेजेमनी को चैलेंज करेगा तो सर यूएस के पास ऑप्शन अभी ये है कि वो इंडिया को एज अ स्विंग स्टेट देख रहे हैं। अगर उनको चाइना को कंटेन करना है तो उन्हें इंडिया की जरूरत पड़ेगी, और इंडिया को भी चाइना को अगर रोकना है तो उनको जरूरत पड़ेगी यूएसए की, क्योंकि यूएसए बहुत बड़ी पावर है। तो सर ये क्वाड कंट्रीज अगर चारों आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट करें तो ये जो चाइना जो इतना ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है इस समय पर, इसको रोका जा सकता है। अच्छा मोहित जी, क्वाड का विशेष प्रभाव कोई विशेष क्षेत्र के लिए है कि संपूर्ण विश्व के? सर इसका तो जो मेन प्रभाव, मतलब जो इसका मेन रीजन जिसको टारगेट किया जा रहा है वो इंडो पैसिफिक रीजन है। यस, बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए, जैसे कि अभी राष्ट्रपति चुनाव हुए अमेरिका में, सत्ता परिवर्तन हुआ वहां का, तो उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा भारतीय विदेश नीति पर? क्योंकि ट्रंप जी से बहुत मधुर संबंध थे पहले से, और वर्तमान को लेकर के। सर अभी जो बाइडेन जो सत्ता में आए हैं सर, उनके लिए और जो कमला हैरिस जो है, जो कि भारतीय मूल की हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट बनी हैं, तो सर इनके रिगार्डिंग 2-3 इश्यूज हैं जो इंडिया को मतलब चिंता में डाल सकते हैं। तो सर पहला विषय ये है कि कश्मीर इशू को लेकर ये दोनों ही लोग काफी क्रिटिकल रहे थे इन्होंने, और जो कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन हुए उनको इन्होंने इसलिए इंडिया को क्रिटिसाइज किया था। एक इशू तो ये था। सर दूसरा कि इंडिया में जैसे डेमोक्रेसी इंडेक्स जो आता है, तो इंडिया में डेमोक्रेसी ऐसा मतलब इंडेक्स जो कहता है कि इंडेक्स बताता है कि इंडिया में डेमोक्रेसी डिक्लाइन हुई है, तो इस चीज को लेकर भी ये काफी क्रिटिकल हुए थे। और सर सीएए एनआरसी वाला जो मुद्दा था, इसको लेकर भी इन्होंने इंडिया के खिलाफ में थोड़ा सा स्टैंड लिया था। तो ये 3 विषय जो है, इसकी वजह से इंडिया थोड़ा सा सोचेगी कि सर डोनाल्ड ट्रंप भी, ऐसा कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के लिए बहुत अच्छे थे, लेकिन सर कुछ इश्यूज डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी थे, हमें ये मानना पड़ेगा। क्योंकि सर उन्होंने एक तो ठीक मोहित जी, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे। अभी हाल ही में चर्चित एक शब्द था बैड बैंक, यस सर, बता सकते हैं उस बारे में? सर बैड बैंक जो होते हैं सर, जैसे अभी हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है वो एनपीए की प्रॉब्लम से गुजर रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की प्रॉब्लम से गुजर रहा है। तो सर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार ने बैड बैंक का कंसेप्ट लेकर आई। सर ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरह काम करते हैं बैड बैंक। बहुत बढ़िया, गुड विशेष।